हक़ाइक़ टीवी में आपका मेज़बान एहसान बटालवी। और मुल्क जिस तरह इस वक्त इकनॉमिकली तबाही के दहाने पे पहुंच गया है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमारे एक सियासतदान जो बेनज़ीर भुट्टो साहब है, के 2 दफ़ा एडवाइज़र भी रह चुके, जिसमें ख़ास तौर पे ऑयल एंड गैस के भी एडवाइज़र थे ये। और आज मुल्क सबसे ज़्यादा जो बड़ा क्राइसिस और प्राइस हाइक फेस कर रहा है वो ऑयल के बारे में है। इनका नाम है नूरमहमद कसूरी साहब, और इनके साथ एक आप कह लें पाकिस्तान के बड़े अच्छे लिखने वाले, बड़ी अच्छी सोच, पॉजिटिव सोच रखने वाले जनाब आरिफ साहब, आरिफ मियाँ साहब मौजूद हैं। मैं सब शुरू करता हूँ जनाब नूरमहमद कसूरी साहब से। ये जानना चाहता हूँ कि नूरमहमद कसूरी साहब पूरी कौम के सामने लोटों ने करोड़ों रुपए वसूल करके अपनी मनहूस और मुकरूह शक्लें टीवी पे दिखाईं और वो पूरे मुल्क ने देखा। उसके बाद उन्हें लोटों में से कुछ टिकटें दे दी गई जिन्होंने इंतखाब में हिस्सा लेके इलेक्शन लड़ा, और आज वो जलीलो खार होकर अपने अपने घरों में बैठ गए हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान में कब तक हमारे साथ इस तरह के जुल्म होते रहेंगे कि इस तरह के लोग जो अपना ज़मीर, अपना दिल, अपना दिमाग सस्ते दामों क्या किसी दाम पे भी वो बेच के, तो किस तरह ये सुकून की नींद सोते होंगे और किस तरह आवाम को फेस करते हैं ये तो बता दें ज़रा आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, ये जो लोटों का या पार्टी चेंज करने का या ये जो है सिस्टम, ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा है। जो है वैसे तो सारी दुनिया में आप हमसे चलता है छोटे मोटे, लेकिन वो ये टर्न गोट वगैरह बहुत कम होता है, एक आधा कोई बंदा। यहाँ जो बाकायदा एक सिस्टम के तहत ये 85 में शुरू हुआ कि जब छांगा मांगा शुरू हुआ, जब और मतलब है कि मुख्तलिफ ज़राए से लोगों की हाई प्लाटों की शक्ल में, वजारतों की शक्ल में, पैसों की शक्ल में बड़ा इनका थोड़ा सा और पीछे चले जाए। जब इस पाकिस्तान के सबसे मनहूस आदमी ने MNS MPs को डेवलपमेंट के नाम पे फंड देने शुरू किए, जिसका नाम ज़ियाउल हक था, ये जो ज़ियाउल हक नहीं मकरूहुल हक था, बिल्कुल सही, और झूठों का शहंशाह था। ठीक है, ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। तो ये बाकायदा जो शायद ये मलका दरोगिया जो है, इससे भी उसी से ट्रेनिंग ली हुई है, क्योंकि इसके बाप को तो वही लेके आया था ये मलका दरोगिया के। तो बात यह है कि जो हमारे बुनियादी तौर पे फिर हम ये कहेंगे कि कमज़ोरी हमारे रेगुलेटर की रही है, जो सिस्टम है जिसमें अब आप किसी न किसी तरीके से आप जुडिशरी को भी कह सकते हैं। रेगुलेटर अवाम नहीं है। अवाम देखें, अवाम ने तो अपने नुमाइंदे चुन लिए, उसके बाद कोई ऐसा सिस्टम नहीं रह जाता कि अवाम है उनकी मॉनिटरिंग या उनको सजा और जजा भी उनको कर सके। क्या उन्होंने अपना ईमान अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रख के नुमाइंदे चुने, अपने ज़मीर की आवाज़ पे चुने? अभी वो आपकी बात, क्या उन्होंने दयानत का वो मयार रखा? जो नहीं, वो आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में बदकिस्मती से डेमोक्रेटिक सिस्टम को गैर जमहूरी कुव्वतों ने मजबूत नहीं होने दिया। यहाँ जो है जमहूरियत है उस तरीके से मजबूत नहीं हुई कि उसका फल है आवाम तक पहुँचता। जिस चीज़ का फल पहुँचता है ना किसी तक, किसी तबके तक, वो उनकी ज़रूरत बन जाता है, फिर उसकी वो निगरानी भी करते हैं, उसके साथ कमिटेड होके भी चलते हैं। बदकिस्मती से वो मतलब है कि ना उनको जमहूरी, वरना दुनिया में आज भी अगर एहसान साहब देखा जाए कि जमहूरियत से बेहतर जो दुनियावी लिहाज से देखा जाए कोई निज़ाम आज भी बेहतर नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत को कम्प्लीटली जो उसका थीम एंड स्पिरिट है उसके तहत तो चली नहीं। यहाँ कभी छांगा मांगा आ गया है, कभी सवात आ गया। एक सेकंड में आपको रोकता हूँ, बार बार जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। क्या हज़रत उमर मेंबर पे खड़े हैं और एक बंदा उठ के कहता है ये तुमने शलवार कुर्ता कहाँ से सिलवाया है, या जो भी तहमद और कुर्ता था। आज आप किसी बड़े डाकुओं में से किसी को पूछ के देख लें, अगले दिन आपकी पूरी फैमिली उठा ली जाएगी, जेल में होगी। ये जमहूरियत आपकी? लेकिन अब तो देखें, ये तो जमहूरी निज़ाम है नहीं ना बुनियादी तौर पे। हाँ, फिर ये कहना कि जमहूरियत नहीं है, अब तो ये आनी चाहिए, ये कहें। ये अब तो ये अपॉर्चुनिस्ट क्लास के टाइटल हैं। आप देख लें कि शुगर मिलों की इंक्वायरी होती है, ऑयल OMCs की इंक्वायरी होती है, पावर प्लांट्स की इंक्वायरी होती है,
تو وہاں جو اس کے جو ہے جن کو وکٹم یہ سمجھ لیں کہ جو وہاں اس کے تعلق تھا، جو آئی پی پیز کے لوگ ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے اس کا تعلق ہے، چاہے جماعت اسلامی سے ہے، چاہے تحریک انصاف سے ہے، چاہے کسی بھی پارٹی، وہ اکٹھے تھے. ٹھیک. اور انہوں نے اس انکوائری کو تھرو کئی مطلب جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹول ہیں ہمارے، ان کے ذریعے نہیں ان کو نتیجہ خیز ہونے دیا. آپ شوگر ملوں کے لے لیں، آئی پی پی لے لیں، یہ او ایم سیز کا پیٹرولیم شوگر ملیں کس کی ہیں وہ تو بتا دیں. میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ شوگر تمام ملیں انہیں ڈاکوں کی ہیں سر، میں اس میں تمام جمہوریت کے چیمپئن ہیں. پہلے اگر اس کے لیے کوئی سٹینڈ لیتا ہے شریف فیملی جس کی 14 شوگر ملیں ہیں پنجاب میں، زرداری کے 18 ہیں، زرداری صاحب ہیں، اس کے بعد آ گئے ترین ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں ساری پارٹیز شامل ہیں. وہاں انہوں نے کسی نے نہیں دیکھا اور سب لوگوں نے دیے. اس لیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو مانیٹرنگ سسٹم ہے یا ریگولیٹری سسٹم، وہ اس کو جا فی الحال وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت یہ ڈسپلین سے نہیں، یہ میجر آپریشن کی ضرورت ہے. اب یہ جو ہے نا ڈسپلین سے یا کاسمیٹک سرجری سے، آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں اب ہمارے ایک محترم یہاں موجود ہیں جو جمہوریت کے لیے 24 گھنٹے اپنی زبان، اپنا ذہن، اپنے دل کا استعمال کرتے ہیں. تو عارف صاحب، ابھی آپ نے قصوری صاحب کی بات بھی سنی اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جمہوریت یہاں لوگوں کی کم علمی، کم فہمی اور ذات برادری، رشتہ داریاں، تعلقات، پیسہ، لالچ کی وجہ سے یہاں کامیاب نہیں ہو سکی. آپ کون سی جمہوریت جس کا آپ نام لیتے ہیں وہ کون سی جمہوریت ہے؟ ہمیں بھی ذرا ایجوکیٹ کر دیں آج. بہت شکریہ بٹالوی صاحب، اور اس شکریہ کے ساتھ ہی ہاں جی، میں آپ سے درخواست یہ بھی کروں گا کہ مجھے کچھ وقت جو ہے وہ بولنے کے لیے دیا جائے. پھر آپ جتنا مرضی چاہیں، لیکن یہ خیال ہے کہ یوٹیوب کے چینل میں وقت کم ہوتا ہے، بس کوشش کریں کہ مختصر ترین وقت میں جتنی بات آپ کہہ سکیں کہیں. میں بٹالوی صاحب یہ کہوں گا کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے. جب سے پاکستان بنا ہے پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، یہ بات بڑی کلیئر ہے. دوسری کلیئر بات یہ ہو جانی چاہیے کہ جو اس وقت مسائل ہیں پاکستان کے اندر، یہ بھی اسی سسٹم کا نتیجہ ہیں، یعنی نان ڈیموکریٹک سسٹم. اسے آپ ڈکٹیٹرشپ کہہ سکتے ہیں، نیم ڈکٹیٹرشپ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی اس کو نام دے لیں، یہ جمہوریت نہیں ہے اور اسی کا نتیجہ ہیں یہ جو موجودہ مسائل ہیں. اب سوال ہے جو موجودہ پولیٹیشین ہیں یا عوام ہیں یا اس کا یہ جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے. جمہوریت کی تعریف ساری دنیا میں ایک ہی ہے، اور وہ تعریف یہ ہے کہ عوام کے ذریعے، عوام کے ووٹوں سے بنی ہوئی جو اکثریت کی حکومت ہے، عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے عوام کی حکومت، عوام کے ووٹوں سے، عوام کی اکثریتی رائے سے بنی ہوئی حکومت، بغیر کسی انٹرفیرنس کے، ٹھیک، وہ بنی ہوئی حکومت یا وہ نظام جس کے اندر عوام کے منتخب نمائندے حکومت بناتے ہیں ایک مخصوص مدت کے لیے، اس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں. ٹھیک. پاکستان میں بدقسمتی سے اگر پہلی بات تو یہ کہ حکومت اس طرح سے بنی نہیں ہے، انٹرفیرنس رہی ہے غیر جمہوری یا جمہوریت مخالف قوتوں کی، اور اگر بنی بھی ہے تو اسے چلنے نہیں دیا گیا. اب جو ہو سکتا ہے، جو ہونا چاہیے، وہ یہ کہ عوام کو اور پولیٹیشین کو ذمہ دار بننا چاہیے، اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں، جمہوریت مخالف قوتیں ہیں، ان کے اگینسٹ ایک فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ان کو سیاست سے نکالنا ہے اور ملک کو ڈیموکریٹک پروسیس کے تحت چلانا ہے. میرا خیال ہے کہ یہی واحد راستہ ہے. ملک کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ملک میں بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے. ہم سب کو سوچنا ہوگا، اور ایون پولیٹیشین اور عوام کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر جمہوری قوتیں جو ہیں، جو پاکستان پہ قابض ہیں، اس وقت تک ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا، یہی ان کی انٹرفیرنس رہی، یہی ان کا قبضہ رہا جو اب تک رہا ہے، تو پھر وہ پاکستان کو خدا نخواستہ لے ڈوبیں گے، اور اس میں ان کا اپنا بھی نقصان ہوگا. قصوری صاحب، آپ نے جمہوریت
की तारीफ़ आरिफ साहब की ज़ुबानी सुन ली और एक मयार भी इन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में इन्होंने उस मयार को हमारे सामने रख दिया कि जहाँ अवाम और पॉलिटिशियन दोनों ज़िम्मेवार हों। क्या आपने कोई ऐसी मशीन ईजाद कर ली है जिसमें से हम ईजाद करें और उनको कोई इंजेक्शन लगा दें या गोली दे दें कि ज़िम्मेवार अवाम भी हो जाए, ज़िम्मेवार सियासतदान भी हो जाए, ना लूटें कौम को, ना पैसा खाएं और अवाम इस चीज़ को भूल जाएं कि मेरे भाई को, मेरे बाप को इन्होंने हेरोइन बेचते हुए जो पकड़ा गया था उसको छुड़ाया था, मेरा भाई स्मगलिंग करता पकड़ा गया था उसको इस एमपी ने छुड़ाया था, इसको वोट देना है। हम पठान हैं, मराई हैं, हम राजपूत हैं, हम फलां हैं, इससे हमने अपनी ज़ात के बंदे को वोट देना है। इससे कब हम बालातर हो सकेंगे, ये बताएं। देखिए साथ जमहूरियत के साथ जो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है ना सर, वो अकाउंटेबिलिटी का भी सिस्टम होता है। जैसे कि आपने हजरत वो तो राज़दारी मानता है ना नवाशी मानता है, जैसे आपने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला, वो मॉरल तरीके से, वो मॉरल का पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है मॉरल वैल्यूज। इसलिए अब आप मानते हैं कि पाकिस्तान मॉरल वैल्यू ख़त्म हो चुकी हैं? इसमें कोई डाउट ही नहीं है सर। वंडरफुल, ठीक हो गया। मतलब ना पॉलिटिक्स साहब आपके लिए काबिल तो जो बात है मॉरल हाँ जी सुन रहा हूँ। बच्चे ठीक है, आपको दोबारा बुलाते हैं। तो बात यह है कि अब यहाँ अकाउंटेबिलिटी है बगैर किसी मतलब है कि उसके क्लास के कि कोई इसको छोड़ना है उसको, मतलब अपनी पसंद की नहीं, ऑन बोर्ड होनी चाहिए। और उस पर स्ट्रॉन्ग किस्म की अगर आपने नहीं की तो इकोनॉमी तो आप देख ही रहे हैं जो इकोनॉमी का हाल हो गया। 1 अरब डॉलर या 2 अरब डॉलर के लिए हमारी पूरी कौम को हम गिरवी रखने के लिए जा रहे हैं, जबकि मुझे पता है कि पाकिस्तान में 30-35 बंदों को मैं भी ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिनके पास 10-20 अरब डॉलर के मतलब असासे मौजूद हैं। और साथ ये भी कहते हैं वो लूटे हुए असासे हैं, नहीं वही ना, मतलब कमाए हुए नहीं है। मैं भी कहते हैं अब ये जो 20-25 सालों में ये जो इन लोगों के असासे बने, अब ये बटालवी साहब लोगों के लिए सिंबल बन गए हाँ। कि अगर नूर मोहम्मद कसूरी को किसी ने कुछ नहीं कहा कि जब एक आदमी का आपको नजर आ रहा है कि 4 कनालों के घर में तो वो 3 भाई और उनकी पूरी खानदान रहती थी, आज उसका 25,000 कनाल का घर है, आज उसका 200 कनाल का मतलब फार्म हाउस है, उसकी दुनिया में यहाँ भी जायदादें हैं, बाहर भी इंटरनेशनल जायदादें हैं। और वो कहता है मैंने दिल्ली की करप्शन नहीं की। और मतलब है कि उसके और भी आपको चीज़ें, शुगर मिलों लेंगे वहाँ भी वो, अगर मुर्गी का कारोबार है वहाँ भी उनकी मोनोपोली, टेक्सटाइल है तो वो भी। जब तक आप सिंबलों को तो कारोबार माशाल्लाह इतना तरक्की कर गया कि पूरे मुल्क का सोलर भी उन्हें मोनोपोली कर देखिए जी, जब तक आप इन सिंबल्स को क्रश नहीं करेंगे, बुराई के सिंबल है, उस वक्त ना डेमोक्रेटिक वैल्यूज पाकिस्तान में, ना मजहबी जो है मुझे ये कहने की इजाज़त दे दें, आप ये कहें जब तक कौम का ज़मीर नहीं जागेगा, जब तक कौम को अकाउंटेबिलिटी का नहीं पता चलेगा, और जब तक कौम को ये नहीं पता चलेगा कि एक बददियानत, बदफितरत, बदतीनत मुल्क दुश्मन बंदे को वोट देने का मतलब अल्लाह और उसके रसूल से के हकामा से बगावत करना है, उस हद तक ये नहीं। देखिए जब तक आप इन सिंबल्स को एक मरतबा ख़त्म नहीं करें, लोगों को एहसास नहीं होना। वो ये कहते हैं कि अगर ये 100 अरब मतलब है कि 10 अरब डॉलर की बेईमानी करके भी किसी ने बच गया तो हम भी बच जाएंगे। अब पाकिस्तान में आप कई फैसले ऐसे हुए हैं जिनमें आ गया है कि जो रिश्वत है ना, वो मतलब है कि कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, और सिर्फ रिश्वत की बुनियाद पर किसी हुकूमत को नहीं ख़त्म किया जा सकता। ये मतलब डिसीजन आपके कौमी लीडर, कौमी लेवल का लीडर कह रहा है कि दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो करप्शन के साथ, वही ना मैं बात ही है कि जब हमारी पूरी की पूरी कौम इस बात पे कन्विंस है कि वो चोरों को ज़हनी तौर पे तस्लीम कर चुकी है, कि वो कहती है कि है तो चोर भी, एक देहात की अनपढ़ औरत है वो भी ये कहती है कि है तो ये चोर, लेकिन खाते हैं तो को साथ लगाते भी हैं। उन्हें ये नहीं पता जो 100 खाते सन तो 40 लाते सन, 60 कर ले सारे कुछ। इसीलिए ना, इसलिए एक मर्तबा इस बुराई का जो बेचारी के 5-7 लाते इस वक्त तक, जब तक आप इस बुराई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक मर्तबा डिसमेंटल नहीं करेंगे, इनको सख्त सजाएं नहीं देंगे, आपने बात उस वक्त
کہ جب تک ان کرپٹ بددیانت بدتینت بدفطرت سیاستدانوں کو اور دوسرے ملک لوٹنے والوں کو عبرتناک سزائیں نہیں ملیں گی، اس قوم سے کرپشن ختم نہیں ہوگی، اور جب تک قوم کا ضمیر نہیں جاگے گا، جب تک ان میں اکاؤنٹیبلٹی کا اپنی ذاتی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس نہیں پیدا ہوگا، اس قوم کی کوئی بہتری نہیں ہو سکتی۔ اب میں اگلے پروگرام کے لیے آپ انتظار کیجیے گا، وہ جمہوریت اور کرپشن دونوں پہ میرے یہ دونوں مہمان آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، لیکن ان کی گفتگو اور غور سے سنیے گا، کیونکہ ایک سیاستدان ہے اور دوسرا جمہوریت کا لمبردار۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔